हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अगर तंत्र का चैप्टर 2 विष चिकित्सा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कैसे कैसे चिकित्सा की जाती है, कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो डायग्नोसिस ऑफ द पॉइजनिंग इन लिविंग और डेथ। तो डेथ और लिविंग के अंदर अपन कैसे पॉइजन को डायग्नोस करेंगे वो देखेंगे। तो पहले लिविंग का देखेंगे। लिविंग के अंदर 2 कंडीशन, एक एक्यूट पॉइजनिंग और एक क्रोनिक पॉइजनिंग। तो एक्यूट पॉइजनिंग क्या होती है, एकदम से होने वाली है, तो उसके सिम्टम भी एकदम से दिखेंगे। तो सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आफ्टर सस्पेक्टेड फूड, ड्रिंक और मेडिकेशन। तो एकदम से उसने कोई सा फूड, ड्रिंक या ऐसी मेडिकेशन ली जिससे सिम्टम एकदम से अपीयर होएगी, तो उसको एक्यूट पॉइजन कहेंगे। ठीक है। यूजुअली प्रेजेंट विथ साइमल्टेनियस सिमिलर सिम्टम इन मोर देन 1 पर्सन। तो एक्यूट पॉइजनिंग कब कहेंगे, जब एक से ज़्यादा पर्सन के अंदर एक जैसे सिम्टम अचानक से मिले, तब उसको एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर रखा जाएगा। डिले सिम्टम अपीयर इन बैक्टीरियल पॉइजनिंग। जब बैक्टीरियल वाला पॉइजनिंग होएगा तब सिम्टम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सिम्टम एकदम से अपीयर होएगी इसमें। और पॉइजन कैन डिटेक्ट इन फूड, ड्रिंक्स और मेडिकेशन और वॉमिटस, लीवेज फ्लूइड, ब्लड, यूरिन एंड स्टूल। तो पॉइजन कहाँ कहाँ मिल सकता है, फूड में, ड्रिंक में, दवाई में। और कहाँ मिलेगा बॉडी के अंदर देखेंगे तो वॉमिट करेगा उसके अंदर मिल जाएगा। अपन जब उसको लीवेज कराएंगे यानी इंड्यूस वॉमिटिंग कराएंगे उसमें मिल सकता है, ब्लड में मिल सकता है, यूरिन में, स्टूल में, इन सब में पॉइजन डिटेक्ट कर सकते हैं एक्यूट पॉइजन के अंदर। फिर आता है क्रोनिक पॉइजनिंग। तो क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या होगा, धीरे धीरे सिम्टम अपीयर होते हैं। तो अपीयर आर एक्सग्रेटेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सस्पेक्टेड फूड, फ्लूइड और मेडिकेशन। तो टाइम लेके थोड़ा सा है ना। और इसमें आता है मलाइज, कैथेक्सिया, डिप्रेशन एंड ग्रेजुअल डिटोरिएशन। तो मलेशिया यानी उसको ना एकदम से अजीब सा फील होएगा, और कैथेसिया यानी भूख नहीं लगेगी, एकदम ऐसा हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, और धीरे धीरे इसके सिम्टम दिखेंगे। और रिपीटेड अटैक ऑफ डायरिया एंड वॉमिट मिलेगा इसके अंदर। चेंजिंग इन सराउंडिंग कॉजेज डिसअपियर ऑफ सिम्टम। जैसे ही वो उससे एनवायरनमेंट से चेंज हटेगा तो जो सिम्टम है वो भी डिसअपियर होने लगेंगे, तो सराउंडिंग चेंज करने पर, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है। इन डेथ, तो अब पहले अपने लिविंग के बारे में देखा, अब डेथ के बारे में। तो डेथ के बारे में क्या होता है, तो डिपेंड ऑन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, केमिकल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स ऑन सुइटेबल एनिमल्स एंड सस्टेंशियल एविडेंस। तो इसके अंदर पोस्टमार्टम करेंगे, केमिकल का एनालाइज कराएंगे, एक्सपेरिमेंट कराएंगे एनिमल्स के ऊपर, और जो एविडेंस मिले हैं उसको देखेंगे। तो पोस्टमार्टम में क्या जाएगा, तो पोस्टमार्टम में आता है अपन अब बाहर की फाइंडिंग में देखेंगे। एक्सटर्नल फाइंडिंग में अपन क्या क्या देख सकते हैं, कि कलर चेंज हो रहा है कहाँ कहाँ, स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का। स्मेल प्रेजेंट हो सकती है माउथ और नोज के ऊपर, नेचुरल ओरिफिस पर, नेचुरल ओरिफिस जैसे वजाइना और माउथ वगैरह, इन सब पर क्या मिल सकता है, पॉइजन्स के मटेरियल या साइन उसके मिल सकते हैं। इंजेक्टेबल मार्क मिल सकते हैं, स्किन पर घाव मिल सकते हैं, लेशंस मिल सकते हैं, पिगमेंटेशन मिल सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, किसके केस में हो सकता है, फॉस्फोरस के केस में हो सकता है, और पोटेशियम क्लोरेट की पॉइजनिंग में जॉन्डिस देखा जा सकता है। अब इंटरनल फाइंडिंग में, तो इंटरनल फाइंडिंग में स्कल शुड ओपन फर्स्ट टू डिटेक्ट अनयूजुअल ऑर्डर। तो ब्रेन के अंदर से अजीब सी स्मेल को चेक करेंगे इंटरनल फाइंडिंग में। और एविडेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, सूजन के देखेंगे, एरोजन और स्टेनिंग इन माउथ एंड थ्रोट, नेक्रोसिस ऑफ फेरिंग्स ये देखेंगे, यूसोफेगस की सॉफ्टनिंग देखेंगे या उसकी लेयर हटना देखेंगे, जो स्पेमेशन, सब एंडोकार्डियल हीमरेज देखेंगे इन लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हार्ट के अंदर हीमरेज देख लेंगे। स्टोमक में देख लेंगे हाइपरमिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन यूजुअली एट कार्डियक एंड ग्रेटर कर्वेचर। तो स्टोमक के अंदर के देख लेंगे अपन, म्यूकस मेम्बर का हाइपरमिया देख लेंगे, और ये कहाँ पर मिलता है, कार्डियक एंड और ग्रेटर कर्वेचर पे मिलता है यूजुअली तो। और अल्सर और परफोरेशन मिल सकता है स्टोमक के अंदर। लीवर में हाइपेटोटॉक्सिक पॉइजन मिल सकता है, लीवर की नेक्रोसिस, सेल डेथ हो सकती है। रेस्पिरेटरी सेंटर में एडिमा मिल सकता है, ग्लोटिस पर कंजेशन हो सकता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत भी आएगी तभी। और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो जब इनहेल वाला लेगा तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी जो कवरिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की वो हटने जैसे हो सकता है। किडनी में नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन मिल सकता है, नेफ्रोपोइटिक पॉइजन में किडनी में भी मिलेगी। ठीक है। केमिकल एनालिसिस में अपन क्या करेंगे, चेक इन पेरेन्काइमा ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी।
तो बॉडी की पेरेन्काइमा देखेंगे क्योंकि वो हटने लगेगी। और फाइंडिंग ऑफ पॉइजन इन द फूड, मेडिसिन और फ्लूइड, तो जो भी अपन ने लिया उसके अंदर भी केमिकल एनालिसिस किया जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, सस्पेक्टेड फूड, मेडिसिन और फ्लूइड और पॉइजन एक्सक्रेटेड फ्रॉम विसरा कैन बी फीड टू डोमेस्टिक एनिमल्स, डॉग और कैट, तो उनको खिलाकर जो अपन को ऐसा लगता है कि इसमें पॉइजन हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है, तो अपन डोमेस्टिक एनिमल्स पर फीड कराकर चेक करेंगे उसका। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में रिसेंट प्रेजेंस ऑफ पॉइजन बाय विक्टिम और एक्यूज्ड, हिज बिहेवियर, द कंडक्ट ऑफ दोज लिविंग विद विक्टिम, सुसाइड नोट, हिस्ट्री ऑफ क्वेरल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो इसके अंदर अपन ने विक्टिम या एक्यूज की जो है कहाँ से उसने पॉइज़न वगैरह ख़रीदा था उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसका बिहेवियर में चेंज देखेंगे, और उसके साथ रहने वालों का पूरा देखेंगे कैसे रहता था, क्या है, सुसाइड नोट है तो वो देखेंगे, और उसने कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वो देखेंगे उसकी हिस्ट्री, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ हो तो वो चेक करेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब अपन ने देख लिया डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डेथ। अब देखेंगे चतुर्विशंति उपक्रम। तो ये श्लोक याद करना है, यहाँ से लेके मंत्र अरिष्टो से लेके चतुर आदि तक। तो मंत्र अरिष्टो उत्कीर्तन, निष्पीड़न, चूषगण, अग्नि परिषेकः, अवगाह, रक्त मोक्षण, वमन विरेको, उपदमनानि, हृदय आवरण, हंजनस्य, धूम लेह, औषध परस्मनानि, प्रतिसारणम, प्रतिविषम, संज्ञा स्थापनम, लेपः, मृत संजीवनम एव च विशंतिरेते चतुर्भिरादिकः। तो ये याद करना है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मंत्र अरिष्टो उत्कीर्तन, निष्पीड़न, चूषगण, अग्नि परिषेकः, अवगाह, रक्त मोक्षण, वमन विरेको, उपधमनानि, हृदय आवरण, अंजनस्य, धूम लेह, औषध परस्मनानि, प्रतिसारणम, प्रतिविषम, संज्ञा स्थापनम, लेपः, मृत संजीवनम एव च विशंतिरेते चतुर्भिरादिकः। तो ये 24 उपक्रम होते हैं। तो इसके अंदर पहला कौन सा है, मंत्र। तो मंत्र क्या होता है, इंचार्टेशन यानी मंत्र का जाप करना। तो मंत्र की सिद्धि के लिए स्त्री मांस मदिरा का परित्याग करते हैं, अल्पाहार और पवित्र जीवन जीना होता है, तब जाके उसके मंत्र काम में आते हैं। और अरिष्ट में क्या कहेंगे, बाइंडिंग बांध देंगे। तो शाखाओं में 10 जाने पर 10 स्थान के 4 अंगुलों पर, कहाँ पर, 4 अंगुलों पर बांध देना चाहिए अरिष्ट को, ठीक है। उत्कीर्तन में क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, तो मर्म स्थान पर चीरा नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर आता है निष्पीड़न, तो यानी कंप्रेशन यानी दबाएंगे निष्पीड़न में। सर्पदंश को चीरने के बाद यानी उत्कीर्तन करने के बाद उसके चारों ओर दबा कर रक्त बाहर निकालना, तो यह होता है निष्पीड़न। अब इसके बाद आता है चूषण। तो चूषण यानी सकिंग, तो सकिंग करने के लिए रक्त को चूस कर निकालना। अब कौन करेगा, जो करेगा तो उसके मुंह पर कोई घाव नहीं होना चाहिए। चूसने वाला जो है उसका उस जहाँ चूसने वाला स्थान है उसको धो लेना चाहिए, पहले एक बार वॉश कर लेना चाहिए, और जो चूसने वाला इंसान है उसको घी का लेप कर लेना चाहिए उसके मुंह में, ताकि अगर कोई घाव वगैरह हो और उससे कोई उसी को पॉइज़न का असर न आने लगे। फिर देहन यानी कॉटराइजेशन यानी जलाना या दागना। मंडली सर्प द्वारा काटे जाने पर देहन का निषेध करते हैं। इस सर्प को इस वाली कैटेगरी में देहन का निषेध है। परिसेचन यानी इरिगेशन, तो मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं, उसको उठाए रखते हैं। और अवगाहन यानी इमर्जन, निमंजन और स्नान कर दो, तो शीत जल से स्नान या तौलिया रखना, सिर पर बर्फ़ की थैली रखना। रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, तो रक्त में विष जाने पर मनुष्य मर जाता है। प्रच्छन, श्रृंगी, जलों का वेदन आदि द्वारा किया जाता है। विषान्वित अंग में विवरणता, कठिनाई, शोथ और पीड़ा होने पर तुरंत रक्त मोक्षण करना चाहिए। वमन यानी एमेसिस कराते हैं, तो उदर का प्रक्षालन यानी स्टमक वॉश कराते हैं या फिर एनिमल लगाते हैं। कब लगाते हैं, ये शीतकाल में लगाते हैं और कफ वाला होने पर लगाते हैं। विरेचन यानी परगेशन, जिस रोगी के कोष्ठ में दाह, पीड़ा, आदमान, मूत्र अवरोध जन्य वेदना या पित्त प्रकृति वाला होता है उसके अंदर अपन कराते हैं। और उपदान यानी एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन, तो इसका मतलब होता है, उपदान का मतलब सहारे की वस्तु, तो सिर पर काकपत के आकार का चीरा लगाकर उपधान लगाया जाता है।
हृदय आवरण यानी कार्डियो को प्रोटेक्शन करना होता है। तो कैसे करेंगे, मधु या घृत पान कराने स्वर्ण गेरिक को जल में धोकर पिलाते हैं, घोल कर पिलाते हैं स्वर्ण गेरिक को, जिससे क्या हो जाता है हृदय आवरण। तो मधु या घृत का पान कराने और स्वर्ण गेरिक को जल में घोल कर पिलाते हैं, हृदय आवरण तो हो गया। अब अंजन, इसको कहते हैं कोलेरियम। तो इसका कैसे बनता है ये, देवदारू, शुंठी, मरीच, पिपली, हरिद्रा, करंजवीर, करंज का फल, तुलसी के बीज और बकरा यानी अजह का दूध मूत्र, इससे अपन अंजन बनाएंगे तो वो दिया जाता है। नसिया यानी स्नफिंग, नाक से दी जाती है, जैसे ENT में आता है ये, ठीक है। धूम यानी फ्यूमिगेशन, तो धुआं सुंघाते हैं, तो धूम या धूपन धुआं दिया जाता है। लेहन, लेहन यानी लिंगटस यानी चाटना या और लेह या अवले दिया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, मधु और घृत का व्यवहार सर्वविदित है, तो ये दिया जाता है, मधु और घृत दिया जाता है। औषध दे देंगे अपन। और प्रदमन यानी ब्लोइंग, किसी चूर्ण को, जो होता है चूर्ण, उसको किसी नली में रखकर फूंक मारकर नासा के अंदर भेजते हैं, जिससे दिमाग तक पहुंच जाता है वो। और प्रतिसारणम यानी स्क्रबिंग, तो शुष्क चूर्ण को 10 स्थान पर रगड़ना या मलना, उसको क्या कहते हैं प्रतिसारणम, प्रतिसारण। प्रतिविष यानी एंटीडोट दिया जाता है। स्थावर विष में जांगम का पान किया जाता है, जांगम विष में स्थावर का किया जाता है, यानी वाइस वर्सा चलता है। संज्ञा स्थामन यानी रिसस्टिनेशन, होश में रखना होता है। और लेप कर सकते हैं अपन। मृत संजीवनी यानी रिवाइवल वाली जो माँ कषाय होते हैं वो दिए जाते हैं। इससे क्या होगा, मरे हुए प्राणियों को में जीवन कर दिया जाता है, ठीक है, जीवित कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो इसके अंदर क्या आएगा, 6 स्टेप्स होती है इसके अंदर। पहली स्टेप रिसस्टिनेशन, फिर सेकेंड स्टेप रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, थर्ड यूज़ ऑफ एंटीडोट, फोर्थ एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, फिफ्थ ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम, सिक्स्थ है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो फर्स्ट रिसस्टिनेशन कैसे किया जाता है, 3 तरीके होते हैं इसके। रिवाइवल करेंगे, वेंटिलेशन पे रख सकते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, बीपी गिरने को बढ़ा सकते हैं। तो रिसस्टिनेशन में आ जाएगा रिवाइवल, वेंटिलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। फिर आता है सेकंड स्टेप रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको कैसे निकालेंगे। उसमें पहले तो कौन कौन से आते हैं, तो इनहेल्ड पॉइजन हो सकता है, उसको निकाल सकते हैं। इंजेक्टेड पॉइजन को निकाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइजन को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, गैस्ट्रिक लेवास करा सकते हैं, यानी स्टमक वॉश करा के, एमेटिक्स यानी उल्टी करा सकते हैं उसको। फिर आता है यूज़ ऑफ एंटीडोट। तो इसके अंदर आते हैं, पहली कैटेगरी देखते हैं, तो मैकेनिकल और फिजिकल एजेंट के थ्रू करा सकते हैं, जिसमें आ जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, डिमल्सेंट या बल्कि फ्रूट। इनसे अपन ये फिजिकल या मैकेनिकल एंटीडोट हो गए। केमिकल में आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, टैनिक एसिड 4%, डाइल्यूट एल्कलाइसिस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, तो ये आ जाते हैं डाइल्यूट अल्कलाइस में। टिंचर आयोडीन और लोगोल्स आयोडीन हो गया केमिकल्स के अंदर। और कॉमन सोल्ट रिएक्ट विथ AgNO3, अपन ने पहले चैप्टर में देखा था। तो इससे क्या हो जाता है, वो पॉइजन नहीं कर पाता, यानी सिर्फ इरिटेंट करके रह जाता है। और यूनिवर्सल वाला जो अपने को याद रखना है, तो इसके अंदर आता है चारकोल 2 रेशो याद रखना है इसके साथ में। तो पाउडर चारकोल में MgO यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और टैनिक एसिड, तो इसका रेशो लेना है 2:1:1। कौन कौन से होगा, यूनिवर्सल वाले एंटीडोट, एक पाउडर चारकोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और टैनिक एसिड, 2:1:1। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल में, तो फिजियोस्टिगमाइन, एट्रोपाइन और नोलोरोन ये दिया जाता है, फार्माकोलॉजिकल में आ जाएगी। चिलेटिंग एजेंट जैसे कि बाल, EDTA, पेनिसिलअमाइन, डेस्फेरियोक्साइन और सक्सिमर, और इसी को कहते हैं DMSA। तो ये यूज़ ऑफ एंटीडोट का हो गया। अभी इसके बाद आता है एलिमिनेशन ऑफ द पॉइजन बाय एक्सक्रीशन, तो जो एब्जॉर्ब होगा उसको कैसे निकालेंगे, एक्सक्रीशन के थ्रू। तो उसमें आ जाएगा सीवियर पॉइजनिंग के अंदर होती है, तो इसके अंदर अपन करा सकते हैं 4 डायूरेसिस जैसे के कर बाहर निकाल सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस करा सकते हैं, 4th अल्कलाइन डायूरेसिस दे सकते हैं, हीमोडायलिसिस करा सकते हैं, रेजाइन हाइमोडायलिसिस करा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम,
तो जिस सिम्टम लिख रहे हैं उसको ट्रीट करेंगे। तो कोमा के अंदर दे देंगे न्यूरो स्टिमुलेंट्स। हाइपोथर्मिया में दे देंगे वार्म रूम्स, गर्म कमरे में रख देंगे ताकि उसको जो ज़्यादा लो ना जाए उसका टेम्परेचर। फिर हाइपोटेंशन में कार्डियो स्टिमुलेंट्स दे देंगे, हाइपरटेंशन में बीपी रिलैक्सेंट दे देंगे, कन्वर्जन में बारबिटूरेट दे देंगे, हाइपोथर्मिया में एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, डिहाइड्रेशन में फ्लूइड चढ़ा देंगे और पेन के अंदर मॉर्फिन दे देंगे जब ज़्यादा पेन होएगा। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है और ये 2021 में राजस्थान के उसमें जोधपुर यूनिवर्सिटी में 5 नंबर में पूछा भी गया था। तो ड्यूटीज़ ऑफ एमओ इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजन, तो जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है। तो पहला क्या होता है, मेडिकल के तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको केस लेना है, ट्रीट करना है और पेशेंट की जान बचाना उसका फर्स्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है, ठीक है, उसको जान बचानी है। सेकंड, लीगल वाले केस में क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हिस्ट्री लेना उसकी, और फिर जब होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस है तो उसके अंदर वो क्या करेगा, वॉमिट को कलेक्ट करेगा, यूरिन को करेगा और एनालाइज करेगा उनको कलेक्ट करके। फिर जो ऑब्जर्व और कलेक्टेड रिकॉर्ड हैं सिम्टम के पेशेंट के साथ साथ उसके जो साथ आया उसकी भी लेगा, और फिर कंसल्ट करेगा सीनियर के साथ भी, और ब्रिंग पेशेंट टू हॉस्पिटल, नॉट लीव पेशेंट अलोन, और उसको अगर बाहर है कहीं पर तो उसको साथ लेकर उसकी जो सारी ये एनालाइज करके रिकॉर्ड वगैरह सब लेकर उसको हॉस्पिटल में लाएगा और अकेला नहीं छोड़ेगा। और फिर उसकी ड्यूटीज़ और क्या क्या आती है, तो इफ़ कंफर्म पॉइजनिंग देन, अगर पॉइजनिंग का कंफर्म है तो उसको हॉस्पिटल लेकर आएगा। और एमओ की क्या होती है, रिपोर्ट करेगा पुलिस को, और अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है, यानी इस पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो उसका केस लगता है आईपीसी के अंडर 202 में आता था। अब क्या बदल गया, जो 202 था आईपीसी के वो अब 228 बीएनएस में आने लग गया, ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो 193 आईपीसी की जगह अब 217 बीएनएस के अंदर उसका चार्ज लगेगा। और प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो होगा, अगर होमिसाइडल या होमिसाइडल का केस है तो अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसके ऊपर 176 आईपीसी की जगह अभी लगती है 224 बीएनएस। और अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो 177 आईपीसी पहले लगती थी, अब 225 बीएनएस लगती है। तो कौन कौन सी हो गई, 217 बीएनएस, 224 बीएनएस, 225 बीएनएस और 228 बीएनएस। अगर जो मेडिकल ऑफिसर है वो इन्फॉर्म नहीं करता है पुलिस को या गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो ये 4 उसके ऊपर लगती है धाराएँ। और प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, इन केस ऑफ सुसाइड और एक्सीडेंट नॉट नेसेसरी टू इन्फॉर्म पुलिस, वैसे तो इन्फॉर्म करना ही चाहिए, ठीक है, तो अपन इसको नज़रअंदाज कर दें इस पॉइंट को, क्या हर केस में इन्फॉर्म करना है। पेशेंट इज़ सीरियस देन डॉक्यूमेंट शुड रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन, तो अगर पेशेंट सीरियस है तो उसको जो डॉक्टर को है पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लेना चाहिए और उसको डाइंग डिक्लेरेशन नाम देंगे। एक पेशेंट डाई ही शुड नॉट इश्यू डाइट सर्टिफिकेट बट इन्फॉर्म पुलिस, तो डेथ सर्टिफिकेट डायरेक्ट उसको इशू नहीं करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है अगर पेशेंट मर जाता है। और एनी ओपिनियन अबाउट पॉइजनिंग गिवन ओनली आफ्टर फोरेंसिक रिपोर्ट, अगर कुछ भी उसको बताना है कि कैसे पॉइजन थी सारी चीज़, तो ले जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसकी के बाद बताया जाएगा। तो ये चैप्टर होता है अपना यहाँ पर ख़त्म। ओके।